हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम निखिल सोलंकी। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 स्टैंडर्ड 9 का, ठीक है ना। चैप्टर का नाम है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन रेवोल्यूशन, पार्ट 2 है। कल मैंने बरसात के दौरान पार्ट 1 अपलोड किया था। हमें आगे बढ़ना है। फैक्टर्स दैट कॉज्ड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ क्यों, उसके कारण क्या है। पहले तो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कुड बी कंसिडर्ड कैसे एज वन ऑफ द देयर आर सो मेनी हार्ट ब्रेकिंग एंड अनफॉरगेटेबल इवेंट्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, मॉडर्न मतलब हम जो मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। हमने एंशियंट वर्ल्ड के बारे में पढ़ा है, यानी पौराणिक ज़माना। ठीक है, बीड़े के ज़माना की बात कर रहे थे हम लोग। फिर मीडिएवल आर्ट के बारे में बात कर रहे, बोलने के लिए बोला हाँ बीड़े मॉडर्न इंसान है। मीडिएवल मतलब मध्यकालीन युग। लेकिन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कुड बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द देयर आर सो मेनी हार्ट ब्रेकिंग एंड अनफॉरगेटेबल इवेंट्स। दुखी चीज़ें होती रहती है, अच्छी चीज़ें भी होती रहती है, उनमें से ये एक है, वन ऑफ द मोस्ट। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट। देयर आर सो मेनी हार्ट ब्रेकिंग एंड अनफॉरगेटेबल इवेंट्स, उनमें से एक है ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। मैनी फैक्टर्स वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अब ये जो वर्ल्ड वॉर हुआ उसके लिए बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल थी। हमेशा और एक चीज़ याद रखना, जब भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लिख रहे हो तो एफ कैपिटल, डब्ल्यू कैपिटल और डब्ल्यू कैपिटल, ठीक है। और ऐसे मत लिखना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, या तो फिर आपको लिखना है तो वर्ल्ड डब्ल्यू कैपिटल, वापस डब्ल्यू कैपिटल, रोमन न्यूमरल 1, ऐसे लिखो। ये दो ही तरीके से आप लिख सकते हो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऐसे लिखो या तो फिर ऐसे लिखो। पहला विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था बेटा? अगस्त महीने में ही स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? अगस्त महीने में ही स्टार्ट हुआ था। यहाँ ये हमारे ट्यूशन का नाम है सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। ये रहा, यही ट्यूशन है बच्चों, हमारा यही है, ठीक है। 1 अगस्त के दिन स्टार्ट हुआ था। 1 अगस्त 1914, आज से तकरीबन 110 साल पहले स्टार्ट हुआ था ये। जर्मनी ने क्या किया था? फ्रांस को हरा दिया था। ये सब देशों के नाम आप पहले ही पढ़ चुके हो, पहले पेज के ऊपर बहुत सारे देशों के नाम है। और ये जो जर्मनी ने फ्रांस को हराया, ठीक है ना, जर्मनी मतलब हिटलर का देश, आप समझ रहे हो, हिटलर, सर एडोल्फ हिटलर। तो जर्मनी ने फ्रांस को हराया। किस में हराया बेटा? सेदान वॉर में हराया। कहां पे हराया बेटा? सुन रहा है ना तू, पढ़ रहा हूं मैं। ठीक है, जर्मनी ने फ्रांस को कब हराया बेटा? सेदान वॉर में हराया बेटा। क्यों हराया बेटा? बिकॉज ऑफ विच। अब क्यों हराया वो हमें क्यों पता, लड़ रहे थे फालतू के। बिकॉज ऑफ विच फ्रांस हैड टू साइन फ्रैंकफर्ट ट्रीटी। अब ये ट्रीटी क्या होती है, ठीक है, मैं आपको ट्रीटी समझा देता हूं, बराबर है, देखो। और ये इसको ऐसे ऐसे नाम क्यों दिए जाते हैं? फ्रैंकफर्ट ट्रीटी 1871। देखो अब क्या हो गया, अब ये हो गया कि एक ए है और एक बी है, ये दोनों अड़ोसी पड़ोसी है। ये उनका घर है बेटा, ठीक है, ये उनका घर है। अब इन दोनों के बीच में मारामारी हो गई। अब इसके पास बंदूकें थी, ये इसके पास तलवार थी। ए के पास बंदूक थी, बी के पास तलवार थी। तो इन दोनों के बीच में मारामारी हो गई और ए आखिरी में बंदूक लेके आ गया और इसको ऐसे तान दी, भाई बी चल तलवार फेंक दे नहीं तो तेरे को उड़ा दूंगा। अब बी डर गया, बी ने तलवार फेंक दी, यानी बी हार गया। बी हार गया। अब हारे हुए बंदे को कुछ ना कुछ मानना पड़ता है। अब बी ने क्या बोला, ये जो हमारे घर के बीच में जगह है वहां पे मैं मेरी कार पार्क करूंगा और तेरी कार तू रोड पे पार्क करना। अब देखो बी को तो मानना पड़ेगा क्योंकि वो हार गया है, तो इसी को बोलते हैं ट्रीटी। अब इस ट्रीटी के तहत ए बी से साइन करवा लेगा कि इस जगह के ऊपर मैं मेरी कार पार्क करूंगा, तू साइन कर चल, ठीक है। अब देखो इसने साइन करी, यानी इसके अंदर से गुस्सा होगा कि यार ये मेरी जगह लेके गया है। वैसे तो ये जगह दोनों की थी, आधी इसकी थी आधी इसकी थी। तो बी के मन में गुस्सा रहेगा, यानी एक दिन वो भी बंदूक लेके बदला लेने की कोशिश करेगा। आप समझ रहे हो ना मैं क्या पढ़ा रहा हूं? तो इसको बोलते हैं संधि। अब इसको ट्रीटी मतलब संधि, जिसके बारे में हम कब से चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। ट्रीटी मतलब ट्रीटी, ट्रीटी मतलब संधि। सर वही तो बोल रहे हो आप, लेकिन ये इसमें फ्रैंकफर्ट क्यों? क्योंकि ये लोग दोनों अब एक दूसरे के घर में तो ट्रीटी करने जाएंगे नहीं, एक दूसरे को डर लगेगा कि कुछ करेंगे, इसीलिए ये लोग किसी जगह पे जाते हैं। अब से सपोज होटल रंभा में गए, तो रंभा में जाके हालांकि दोनों ने एक संधि पे साइन किया कि इस बीच में इन दोनों के घर में जो जगह है यहाँ पे, वहां पे ए पार्क करेगा
तो वो जो पेपर पे साइन हुआ वो कौन सी होटल में हुआ? रंभा होटल में। तो इस ट्रीटी का नाम क्या होगा बेटा? रंभा ट्रीटी। समझ रहे हो आप? तो इसीलिए अगर आप चीजों को समझ रहे हो कि यहाँ पे ट्रीटी के आगे नाम क्यों होता है, दूसरी बार नहीं समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आगे दूसरी भी ट्रीटीज आती रहेगी। समझ रहे हो? जर्मनी ने फ्रांस को सीडन वॉर में हराया, जिसकी वजह से फ्रांस को जबरदस्ती एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी, जो फ्रैंकफर्ट ट्रीटी थी, जो कब 1871 में साइन की, अकॉर्डिंग टू विच, जैसे यहां पे एक जगह देनी पड़ी थी, अकॉर्डिंग टू विच फ्रांस हैड टू पे वॉर फाइन एज वेल एज गिव अवे टू ऑफ इट्स प्रोविंसेस। ये टू ऑफ इट्स प्रोविंसेस क्या होता है? जैसे जगह, बराबर है, जैसे गुजरात राजस्थान से हार जाए और गुजरात को अपनी 2 जगह देनी पड़े, अहमदाबाद और बड़ौदा वगैरह वगैरह। आप समझ रहे हो चीजों को? पहले तो वॉर में जो भी खर्चा हुआ वो सब फ्रांस को जर्मनी को पे करना पड़ा, मतलब लड़ने का जर्मनी का खर्चा भी फ्रांस पे करेगा। इसके अलावा 2 हिस्से लॉरेन और एल्सेस फ्रांस को अपने घर के हिस्से देने पड़े। फ्रांस को जर्मनी को क्या देना पड़ा? लॉरेन और एल्सेस, 2 अपने प्रोविंसेस उसको जर्मनी को देने पड़े। सुन रहा है ना तू, पढ़ा रहा, सुन रहा है ना बेटा? बेटा सुन रहा है? मैं पढ़ा रहा हूं, सिग्मा सर पढ़ा रहा है, द वन एंड ओनली, ठीक है। हमारे वीडियो की डिमांड रहती है बेटा, समझ रहे हो? इतना तगड़ा पढ़ाते बेटा। और जो भी ट्यूशन में जा रहा है ना, उसको छोड़ के सीधा यहां पे आ जा बेटा, है ना, क्योंकि मैथ्स और साइंस देखो ऐसे इतना तगड़ा पढ़ाते हैं, मैथ्स और साइंस पढ़ना है तो यहां पे आना पड़ेगा बेटा। फ्रांस हैड नॉट बीन एबल टू ओवरकम दिस ह्यूमिलेशन। ये जो ह्यूमिलेशन हुआ, मैंने बोला ना, वो ए जो है उसने बी की जगह में, दोनों की कॉमन जगह थी, उसमें अपनी कार पार्क करेगा तो एक दिन ये बदला लेगा। लेगा कि नहीं लेगा बेटा? बेटा बदला लेगा कि नहीं लेगा? तू समझ। तो ये जो ह्यूमिलेशन हुआ उससे वो बाहर नहीं आ सका, शर्म आ गई उसको। थस द फ्रैंकफर्ट ट्रीटी इटसेल्फ, ये जो यहां पे रंभा ट्रीटी हुई थी ना बेटा, होटल में जाके दोनों ने साइन किया था, इटसेल्फ, ऐसे ही ये फ्रैंकफर्ट ट्रीटी इटसेल्फ वाज द कारण था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बेटा। द एंड ऑफ वार सोड एंड ऑफ वार, द फ्रैंकफर्ट ट्रीटी इटसेल्फ वाज द कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड। और ये जो सीडन वॉर हुआ था ना, सैदान वार, इसने कुछ सीड्स डाल दिए थे। सीड्स, पता है हम सीड्स डालते तो पेड़ उठता है, ऐसे ही इसने क्या किया था? द एंड ऑफ सैदान वार सोड द सीड्स ऑफ द फ्यूचर वॉर। क्योंकि संधियां, एक जब युद्ध खत्म होता है उसके बाद में जो संधियां होती है वो दूसरे युद्ध के लिए अपना काम कर लेती है। दूसरा युद्ध उसी की वजह से होता है, क्योंकि एक देश ह्यूमिलेटेड फील करता है, ठीक है ना। अभी हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स दैट कॉज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो उसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो गया। हम एक मेन मुद्दे पे आते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स। इंग्लैंड हैड एस्टैब्लिश्ड इट्स वास्ट एम्पायर इन एशिया, पूरा गांव जानता है। हमारे पर भी राज कौन करता था? इंग्लैंड, ठीक है। इंडिया के ऊपर भी राज कौन करता था? इंग्लैंड, ठीक है। तो इंग्लैंड ने अपना बहुत बड़ा एम्पायर एशिया और अफ्रीका में 19th सेंचुरी में एस्टैब्लिश कर दिया था। 19th सेंचुरी मतलब 1800 लेके ईस्वी सन 1800 लेके, मतलब के कॉमन एरा 1800 लेके 1899 तक, इसको हम बोलते हैं 19th सेंचुरी। मुझे पता है, हाँ, आप लोग बोलोगे सर कुछ भी बोलते हो, 19th सेंचुरी बोलते बेटा इसको, ठीक है ना। अभी आप 21st सेंचुरी में रह रहे हो, 21st सेंचुरी जो 2000 से लेके 2099 तक चल रही है, ठीक है ना। सेटिस्फाइड हो गया ना बेटा? मेरे को पता था मैं सेटिस्फाइड कर दूंगा। इट एक्सप्लॉइटेड मतलब आपको पता है ना, शोषण करना, उसने शोषण किया। इट्स कॉलोनीज, जैसे उसने भारत का भी, इंडिया का भी शोषण किया था। यहां से कोहिनूर भी लेके गए, बहुत सारी चीजें लेके गए। इकोनॉमिकली मतलब पैसों का, और खुद अमीर बन गए। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड स्विफ्ट कॉलोनाइजेशन, यूरोप रिक्वायर्ड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, उनको भी रॉ मटेरियल। देखो अब मेरी कोई फैक्ट्री है, ठीक है, जैसे किसी बुक बनाने की फैक्ट्री है, तो बुक बनाने की फैक्ट्री के लिए क्या मुझे कागज नहीं चाहिए होंगे? तो कागज जो है वो मेरा रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ने लगी। द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी, लास्ट क्वार्टर ऑफ, देखो जो 100 साल होते हैं वो 25-25 के 4 क्वार्टर से बने हुए हैं। तो फर्स्ट क्वार्टर होता है वो 1800 से लेके 1824, फिर 1824 से लेके
1849, फिर 1850 से लेके 1874, फिर 1875 से लेके 1899, ये है लास्ट क्वार्टर, आखिरी 25 साल। समझ रहे हो आप कहां गए रहे हम? इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब 1875 से लेके 1899 तक, जर्मनी हैड स्टार्टेड द कंपटीशन टू प्रोक्योर मार्केट्स इन एशिया एंड अफ्रीका। देखो जर्मनी थोड़ा स्ट्रांग हो चुका था, फ्रांस को सैदान वॉर में हराया था, ठीक है, इसीलिए जर्मनी ने क्या किया था, कंपटीशन किसके साथ भाई? इंग्लैंड की बात कर रहा है, इंग्लैंड के साथ। प्रोक्योर मतलब हासिल करना, PROCURE, प्रोक्योर मतलब हासिल करना, ठीक है, मैं गुजराती में लिखा है, समझ रहे हो, हिंदी लिखना नहीं आता है, मैं ऐसा समझ लो। एशिया और अफ्रीका में जर्मनी स्टार्टेड सप्लाइंग चीपर गुड्स इन कंपैरिजन टू इंग्लैंड। इंग्लैंड से सस्ते माल ये लोग सप्लाई करते थे, है ना, और फ्रांस से भी। याद रखना फ्रांस सैदान वॉर में जर्मनी से हार गया था। द आफ्रो एशियन मार्केट्स दैट इंग्लैंड एंड फ्रांस डोमिनेटेड वेर थस ब्रोकन अप बाय जर्मनी, कंसिक्वेंटली परिणाम स्वरूप देयर वाज एन इंटेंस इकोनॉमिक कंपटीशन बिटवीन जर्मनी एंड इंग्लैंड। इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में एक इंटेंस, बहुत खतरनाक कंपटीशन शुरू हो गया था, ठीक है। हम सबसे पहले आपको ये बता दें, ऊपर का पैराग्राफ पढ़े, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ पढ़े, जहां पे मोटे मोटे तौर पर फ्रैंकफर्ट ट्रीटी और सैदान वॉर की बात हुई थी, ठीक है ना। सैदान वॉर फ्रांस हार गया था जर्मनी के बीच में, ठीक है। और द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की डेट है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि 1 अगस्त को स्टार्ट हुआ था बेटा। कब स्टार्ट हुआ था? 1 अगस्त को स्टार्ट हुआ था, समझ रहे हो ना। हम पहले पैराग्राफ को फिर से, इकोनॉमिक फैक्टर्स, जो आर्थिक कारण है उसको फिर से पढ़ते हैं। इंग्लैंड हैड एस्टैब्लिश्ड इट्स वास्ट एम्पायर, कहां पे? एशिया और अफ्रीका, सबको पता है 19th सेंचुरी में हुआ था। उसने क्या किया था? शोषण किया था उसकी कॉलोनीज का। कॉलोनीज मतलब भारत भी उसकी एक कॉलोनी थी। इकोनॉमिकली और अमीर बन गए। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड स्विफ्ट कॉलोनाइजेशन, यूरोप को बहुत सारा रॉ मटेरियल चाहिए था। मैंने समझाया रॉ मटेरियल क्या होता है। इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी, वो भी मैंने बताया लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी क्या होता है। जर्मनी हैड स्टार्टेड द कंपटीशन टू प्रोक्योर, हासिल करना, द मार्केट्स इन एशिया एंड अफ्रीका। जर्मनी स्टार्टेड सप्लाइंग चीपर गुड्स इन कंपैरिजन टू इंग्लैंड एंड फ्रांस। फ्रांस के हिसाब से, फ्रांस और इंग्लैंड के हिसाब से जो लोग महंगा सामान बेचते थे उनसे सस्ता सामान बेचना इन्होंने शुरू किया। द आफ्रो एशियन मार्केट्स दैट इंग्लैंड एंड फ्रांस डोमिनेटेड, जो आफ्रो एशियन मार्केट्स थे जो इंग्लैंड और फ्रांस ने डोमिनेट किए थे, वो जर्मनी के द्वारा तोड़े गए। कंसिक्वेंटली परिणाम स्वरूप देयर वाज एन इंटेंस इकोनॉमिक कंपटीशन बिटवीन जर्मनी एंड इंग्लैंड। बेटा हम मिलिटरिज्म के अंदर आगे बढ़ते हैं, हमारा पहला टॉपिक हो चुका है, ठीक है, समझ रहे हो ना आप। हम आगे बढ़ते हैं, मिलिटरिज्म, ठीक है। कोई डाउट है? हो तो बोलते रहना, नहीं हो तो भी बोलते रहना, ठीक है। मिलिटरिज्म कमेंट सेक्शन में तारीफ करते रहना, इसको फैलाते रहना। अगर आप देख रहे हो तो आपके दोस्तों को भी देते रहना, ठीक है, देना ही चाहिए, ठीक है बच्चों, है ना। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? हाँ, अपने दोस्तों को भेजते रहना बेटा। मिलिटरिज्म, मिलिट्री फोर्स वाज नेसेसरी एंड इंपॉर्टेंट फॉर द कंपटीशन दैट द यूरोपियन नेशंस गॉट इनटू फॉर एक्सपांशन। बराबर है। देखो, अगर हमें आजू बाजू के देश में घुसना है, अगर हमें राज करना है, ठीक है ना, हमारे देश का फैलावा करना है, जैसे इंग्लैंड कर रहा था, ठीक है, जैसे फ्रांस कर रहा था, जैसे ऑस्ट्रिया कर रहा था, जैसे रसिया कर रहा था, इधर पे नाम लिखा है, तो क्या आपको मिलिट्री नहीं चाहिए? एक भी किसी भी व्यक्ति को किसी और के ऊपर राज करना है तो मिलिट्री चाहिए, आर्मी चाहिए, ठीक है। तो इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और रसिया, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, और रसिया, इफार, क्या नाम बोल सकते हैं हम उसको? इफार। इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और रसिया हैड बिकन एक्सपांडिंग देयर मिलिट्री पावर। उन लोगों ने अपना मिलिट्री पावर, सुन रहा है ना तू, पढ़ा रहा हूं मैं, उन्होंने अपना मिलिट्री पावर बढ़ाना शुरू किया। वाइल इन कंट्रीज लाइक जापान, इटली, जर्मनी कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग एट स्टार्टेड। इन लोगों ने, ईफार, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और रसिया, इन लोगों ने अपना मिलिट्री पावर बढ़ाना शुरू किया। एज वेल एज जापान, इटली और जर्मनी, जीग, इन देशों ने क्या किया? कंपल्सरी बेटा, मतलब वहां पे पैदा होने वाले लड़के को कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग देना शुरू किया।
प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स वॉज इंक्रीज्ड, यानी हथियारों को बनाने का शुरू हुआ ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। ये प्रीटेक्स्ट क्या होता है, हम किसी को कारण देते हैं ना, भाई क्यों कर रहे हो, जैसे सुबह से हम खेल रहे होते हैं मोबाइल, मम्मी ने पूछा क्यों कर रहे हो, तो बोलते हो पढ़ पढ़ के थक गए हैं, तो ये आपने कारण दे दिया ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। आपने क्या दे दिया, बेटा सुन रहा है ना तू, बेटा 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 सुन रहा है ना, सुन रहा है ना तू, पढ़ा रहा हूं मैं। प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स वॉज इंक्रीज्ड, वेपन्स का प्रोडक्शन उन्होंने, वेपन समझते हो ना, हथियार बेटा, बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया, कारण क्या किया, सेल्फ डिफेंस बेटा, अगर कोई अटैक करे तो हमें खुद को बचाना है। थस मिलिटरिज्म गॉट एन इंपोर्टेंस, यानी उसको इंपोर्टेंस दिया गया, भार दिया गया, एंड मिलिट्री कंपटीशन एडेड टू इकोनॉमिक कंपटीशन क्रिएटेड अ सीरियस एटमॉस्फेयर ऑफ वार। और ये सब देखो, ई फॉर यानी इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और रसिया, ऑस्ट्रिया है ये, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, जो आप क्रिकेट खेलते हो वो नहीं, ये ऑस्ट्रिया है, आई रिपीट ये ऑस्ट्रिया है, ठीक है ना। और जिग जापान, इटली और जर्मनी। देखो यहां पे कंपलसरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी और इन लोगों ने मिलिटरिज्म को बढ़ावा दिया था, ठीक है, हम फिर से पढ़ रहे हैं, आपको हो ही जाएगा। मिलिटरिज्म, मिलिट्री फोर्स वॉज नेसेसरी एंड इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिशन दैट यूरोपियन नेशंस गॉट इनटू फॉर एक्सपांशन, मतलब फैलावा करने के लिए। ई फार एटसेट्रा, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और रसिया एटसेट्रा had begun expanding their military power, while in countries like a compulsory military training had started production of weapons, बढ़ा दिया गया। क्यों बढ़ाया भाई, under the pretext of self defense, thus militarism got an importance, military competition added to economic competition created a serious atmosphere of war, इसकी वजह से वॉर जैसा एटमोस्फियर पैदा हो गया। ग्रुपिज्म भी हो गया था बेटा, बेटा बेटा ग्रुपिज्म भी हो गया था, तू सुन रहा है ना, सुन रहा है ना तू। देखो आपको क्या करना है बेटा, मेरे से पढ़ के आपको अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूं, तो अपने दोस्त को भी बताना है कि मेरे सर का वीडियो देख बेटा, सब्सक्राइब कराना है। देखो एक बच्चा जब मेरा वीडियो देखता है और वो अपने दोस्त को भी बोलता है, ऐसे जेलसी नहीं रखने की बेटा, ज्ञान को बांटना चाहिए, मैं बांट रहा हूं ना बेटा, फ्री में बांट रहा हूं ना, तो तू भी अपने ज्ञान को बांट बेटा, अपने 5 दोस्तों से सब्सक्राइब करवा बेटा, सब्सक्राइब करवा बेटा, सिग्मा का चैनल है बेटा, है ना, मुफ्त में नॉलेज दे रहे हैं बेटा हम, है ना, प्लीज प्लीज बेटा, बहुत मेहनत कर रहा हूं, देख अभी बरसात गिर रहा है, सुबह से खाए बिना वीडियो बना रहा हूं बेटा, देख। ग्रुपिज्म एंड सीक्रेट ट्रीटीज, मतलब एक ग्रुपिज्म स्टार्ट हुआ और एकदम संधियां शुरू हो गई। सीक्रेट ट्रीटीज के बारे में मैंने पहले ही बताया, सीक्रेट एकदम सीक्रेट संधियां शुरू हो गई, मतलब कि हम दोनों मिलकर तीसरे वाले को मार डालेंगे बेटा, इसको बोलते हैं सीक्रेट ट्रीटी। क्या बेटा, सीक्रेट ट्रीटी। ग्रुपिज्म तो आप समझते ही हो। एंड सीक्रेट ट्रीटीज प्लेड अ मेजर रोल इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, के आधे लोग इस ए में चले जाओ, आधे बी में चले जाओ, फिर सामने झगड़ो। ऑन वन साइड वॉज द ग्रुप ऑफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ठीक है, देखो एक साइड पे कौन से देश थे ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। बेटा क्या करना पड़ेगा, सुन रहा है ना तू, देखो हम अलग अलग साइड पे, एक साइड पे क्या है बेटा, एक साइड पे क्या है बेटा, देख 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 बेटा, तू देख बेटा, देख तू, एक साइड पे जर्मनी है बेटा, मेरे राइटिंग बड़े खतरनाक है बेटा, एक साइड पे जर्मनी है बेटा, दूसरी साइड उस साइड पे ऑस्ट्रिया बेटा, ऑस्ट्रिया, हंगरी नहीं बेटा, हंगेरी बेटा, हंगेरी बेटा, हंगेरी, फिर बल्गेरिया बेटा, BULGARIA बेटा, बल्गेरिया, एंड तुर्की बेटा, कौन सा, तुर्की, तू समझ रहा है ना, एक साइड पे ये थे, ठीक है ना, GAHBT ऐसे याद रखता है बेटा, GAHBT, ठीक है। और दूसरी साइड पे कौन था बेटा, इंग्लैंड था, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था, ठीक है, इंग्लैंड, ईफार देखा था ना, उसमें से ऑस्ट्रिया यहां पे आ गया, देख, इंग्लैंड था, ठीक है, इंग्लैंड था, फिर फ्रांस था, ठीक है, फिर रसिया था, ठीक है, जापान ऊपर भी था बेटा, जिग में से जिगला पहले वाला, और जापान था, ठीक है, आप समझ रहे हो। तो ईफार में से ए को इधर ला दो, बाकी के 3 कंट्री तो इधर है, और जापान वो जिग का जे इधर पे ला दो, ठीक है ना। और इटली दिख नहीं रहा है बेटा, और जिग का जी में से जर्मनी इधर है बेटा, ऑस्ट्रिया भी आ गया, हंगेरी, बल्गेरिया और टर्की, HBT, ठीक है, ये नए देश आ गए बेटा इधर पे। बाकी ऊपर वाले प्रोग्राम में ये ऐसा हमने देखा था, अगर तेरे को याद है तो, ईफार, ठीक है ना,
देखा था हमने बेटा, एक ईफार था जिन लोगों ने मिलिटरिज्म शुरू किया था, और था जिग, JIG, इन लोगों ने कंपलसरी में ट्रेनिंग मिलिट्री शुरू की था। तो देखो ये जो ईफार था ना, इसमें से ऑस्ट्रेलिया कूद के जर्मनी के साथ आ गया, ठीक है, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, यानी वो आपका नीचे GA हो गया, और HBD नए कंट्री आ गए बेटा, हंगेरी, बल्गेरिया और तुर्की। आप समझ रहे हो ना बेटा, बेटा समझ रहे हो। तो ग्रुपिज्म हो गया बेटा। अब फीलिंग ऑफ जेलसी, एक दूसरे से जलना, एनमिटी मतलब दुश्मनावट, मिसट्रस्ट, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करना, फियर डरना, हैट्रेड नफरत, इवॉल्व बिटवीन द ग्रुप्स विच वाज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और ये जो ग्रुपिज्म हो गया बेटा, ये देख, ये ए ग्रुप हो गया, अभी नाम नहीं दिया है ना, अपने नाम दिया, स्कूल में एग्जाम में मत लिखना। ये जो ग्रुपिज्म हो गया बेटा, समझ रहे हो ना, गाय HBT और ये ईफार था, उसके अंदर जापान घुस गया बेटा, एक ऑस्ट्रेलिया को इधर पे ला लिया बेटा। ग्रुपिज्म एंड सीक्रेट ट्रीटीज, ग्रुपिज्म एंड सीक्रेट ट्रीटीज प्लेड अ मेजर रोल इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बेटा। समझ रहा है ना, तू सुन रहा है ना, तू चैनल को वायरल करवाना है। द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, तू समझ रहा है बेटा, बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ऑन वन साइड कौन था, ग्रुप ऑफ था बेटा जर्मनी, गाय HBT, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगेरी, बल्गेरिया एंड तुर्की। होता है बेटा, कभी कभी हो जाता है बेटा, पूरे दिन पढ़ाता हूं बेटा। दूसरे साइड कौन था बेटा, एंड ऑन द अदर साइड वॉज द ग्रुप ऑफ इंग्लैंड, फ्रांस, रसिया एंड जापान। बेटा लिख के रखा है बेटा, समझता हूं ऐसे, समझ रहे हो ना। अब फीलिंग ऑफ जेलेसी आ गई बेटा, एनमिटी नफरत आ गई बेटा, सॉरी दुश्मनावट आ गई बेटा, मिसट्रस्ट ट्रस्ट नहीं करते अपन, फियर, हैट्रेड, इवॉल्व मतलब ऐसे इवॉल्व पैदा होने लगा बेटा, समझ रहा है तू, ऐसे मतलब खतरनाक कामकाज हो गया, तू समझ रहा है ना बेटा, है ना, एकदम खतरनाक बेटा। बिटवीन द ग्रुप्स विच वॉज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तुम समझ रहे हो ना बेटा, है ना, आप समझ रहे हो। हम अभी तक क्या पढ़े, फैक्टर्स दैट कॉज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इकोनॉमिक फैक्टर्स हम पढ़े, मिलिटरिज्म पढ़े, ग्रुपिज्म पढ़े, सीक्रेट ट्रीटीज पढ़े, फीलिंग ऑफ फियर्स नेशनलिज्म। देखो ये क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फियर्स नेशनलिज्म। जैसे कि अगर आपने देखो, आप भी छोटे बच्चे थे तब पाकिस्तान ने क्या किया था, हमारे यहाँ पे कुछ समथिंग जगह पे पुलवामा या समथिंग अटैक हुआ था, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा है, पुलवामा में अटैक हुआ था, जहाँ पे हमारी बस, हमारे आर्मी जवान को लेके एक बस आ रही थी, उसको इन लोगों ने उड़ा दिया था। तब हमारे छोटा 4 साल का बच्चा भी पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल रहा था, ठीक है ना, और हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो इसको बोलते हैं फियर्स नेशनलिज्म। जब छोटा 4 साल का बच्चे के अंदर ये आ गया कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, तो पाकिस्तान को ये नहीं पता है कि उसने हमारी आने वाली पीढ़ी में उनके लिए नफरत पैदा कर दी है। तो प्लीज ऐसा मत करो, ठीक है ना। तो तब पैदा होता है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म मतलब अपने देश के लिए कुछ भी करने की औकात रखना, वो भी फियर्स नेशनलिज्म। मैंने बोला ना, 4 साल का बच्चे के अंदर अगर ये आ गए, और इसको किसने सिखाया बेटा, पता चलता है, देखता है। 4 साल का बच्चा जब बोलता है पाकिस्तान मुर्दाबाद, उसको बोलते हैं फियर्स नेशनलिज्म। मतलब समझो मेरे जैसे बड़े लोगों के अंदर तो ये कितनी आग होगी। द इंडिपेंडेंस ऑफ बेल्जियम एंड ग्रीस, ये बेल्जियम अभी थोड़ी देर पहले ऊपर आया था, नहीं आया था बेटा, वो बल्गेरिया था बेटा। तू भी क्या यार, तेरे को ध्यान नहीं रहता बेटा, सुन रहा है ना तू, पढ़ा रहा हूं मैं। ग्रीस भी नहीं था बेटा ऊपर। तो ये जो बेल्जियम और यस्टरडे के जो लेक्चर था उसके अंदर बेल्जियम और ग्रीस दोनों थे, दोनों आजाद हो गए। एंड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली, ये कल वाला टॉपिक है, याद रखना। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी यस्टरडे, जो पेज नंबर 10 पे, ये 11 नंबर का पेज है, 10 नंबर के पेज पे ये यूनिफिकेशन का वाला स्टोरी है ना। वेयर द रिजल्ट ऑफ नेशनलिज्म, ये जो दोनों एक हो गए और ये जो दोनों आजाद हुए, जैसे हम आजाद हुए थे वो भी नेशनलिज्म की वजह से हुए थे। बट लेटर द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म टूक एन एक्सट्रीम एंड नैरो फॉर्म इन यूरोप। मतलब जैसे भारत और पाकिस्तान का होता रहता है ना, इसकी वजह से कभी कभी हम एक्सट्रीम भी हो जाते हैं। देखो हम सब करते रहते हैं, हॉकी खेलते रहते हैं, सब कोई हर गेम खेलते हैं, लेकिन जब भी ये दोनों क्रिकेट खेलने की बात करते हैं तब नेशनलिज्म जाग जाता है। फेक नेशनलिज्म बोलते हैं इसको, कि भाई दूसरे स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, ठीक है, तो क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकते, समझ रहे हो आप। तो ये काफी सारे लोग मुझे समझ में नहीं आते। बट लेटर द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म क्या हो गया, उसने एक एक्सट्रीम एंड नैरो फॉर्म ले लिया यूरोप के अंदर। इकोनॉमिक जेलेसिस, आर्थिक जेलेसी, कंपटीशन एंड कॉलोनियलिज्म इन यूरोप हैड इंक्रीज सो मच दैट द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ ईच अदर बिगेन टू क्लैश। सबके राष्ट्रीय इंटरेस्ट थे, एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू हो गया उनका। लीडिंग यूरोपियन नेशंस बिगेन टीचिंग एक्सट्रीम एंड डिस्ट्रक्टिव नेशनलिज्म टू इट्स पीपल। उसने अपने लोगों को बहुत खराब तरह का नॉलेज और सिखाना शुरू कर दिया।
लव फॉर ओवन नेशन एंड हेट्रेड फॉर द अदर नेशंस वाज एनकरेज। चलो ठीक है, आप अपने देश को प्यार करो, लेकिन दूसरे देश को नफरत करना कहां सिखाया जाना चाहिए? इसीलिए तो ये तो सीड्स है। द जर्मन चीफ बेटा सेफ नहीं, कैजर विलियम, KAI है बेटा, आई है, ZER ठीक है, विलियम WILLLIAM वॉज द अदर ओरिजिनेटर ऑफ नेशनलिज्म एंड कॉलोनी। अभी तक तो देखो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हम नहीं पढ़ रहे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ते हैं ना तो जर्मनी के चीफ की सर एडल्फ हिटलर की हम बातें करते। किसकी बातें करते? सर एडल्फ हिटलर की बातें करते। वहां पे भी जर्मनी था, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे कौन है? जर्मन चीफ कैजर विलियम है, ठीक है, जर्मन चीफ कैजर विलियम है, समझ रहे हो ना। वॉज द अदर ओरिजिनेटर ऑफ नेशनलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। ही वॉज, हद से ज्यादा एम्बिशियस होना नुकसान करता है, एंड बिलीव्ड इन वर्ल्ड लीडरशिप। वो पूरी दुनिया पे राज करना चाहता था। ही वॉन्टेड टू गेट थिंग्स डन अकॉर्डिंग टू हिज विल, अपनी इच्छा के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से। हिज विल, ये ग्रामेटिकल विल नहीं है, विल का मतलब होता है इच्छा, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ हिज ग्रांड मिलिट्री पावर, द फीलिंग of war spread across the other nations as in Germany, and this had resulted in the there are so many reasons of the first world war। हमने 3 तो ऑलरेडी देखे, चौथे को भी एक बार पढ़ लिया हमने, हम दूसरी बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। फीलिंग ऑफ फियर्स नेशनलिज्म, द इंडिपेंडेंस ऑफ बेल्जियम एंड ग्रीस एंड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली, जो इकट्ठा हो गए, ये क्यों हुए थे? बिकॉज ऑफ रिजल्ट, इट वॉज द रिजल्ट ऑफ नेशनलिज्म। बाद में ये जो नेशनलिज्म का फीलिंग था वो एक एक्सट्रीम एंड नैरो फॉर्म में बदल गया यूरोप के अंदर। इकोनॉमिक जेलसी, एक दूसरे के देश का कंपटीशन, कॉलोनियलिज्म इन यूरोप हैड इंक्रीज सो मच दैट द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ ईच अदर बिगेन टू क्लैश, एक दूसरे का राष्ट्रीय हित लड़ाई करने लगा। लीडिंग यूरोपियन नेशंस बिगेन टीचिंग एक्सट्रीम एंड डिस्ट्रक्टिव नेशनलिज्म टू इट्स पीपल, ठीक है, यानी दूसरों का नुकसान करो। लव फॉर ओवन नेशन ठीक है, बनता है, लेकिन दूसरे देश के साथ नफरत करना नहीं सिखाया जाना चाहिए, लेकिन यही सिखाया गया। लव फॉर वन नेशन एंड हेट्रेड फॉर अदर नेशंस वाज एनकरेज, इसको बढ़ावा दिया गया। द जर्मन चीफ कैजर विलियम वाज द अदर ओरिजिनेटर ऑफ नेशनलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। ही वाज बहुत ज्यादा एम्बिशियस था एंड बिलीव इन वर्ल्ड लीडरशिप। ही वांटेड टू गेट थिंग्स डन अकॉर्डिंग टू, अपनी इच्छा, विद द हेल्प ऑफ हिज ग्रांड मिलिट्री पावर। द फीलिंग ऑफ वार स्प्रेड अक्रॉस अदर नेशंस एज इन जर्मनी, एंड दिस हैड रिजल्टेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, हम थोड़ा आगे बढ़ते। अभी न्यूज़पेपर भी इसको आग लगाएंगे। इसको आग कौन लगाएगा बेटा? न्यूज़पेपर। रोल ऑफ न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर ऑफ द यूरोपियन नेशंस अराउज्ड सो मच ऑफ हैट्रेड अमंग पीपल विद देयर म्यूचुअल derogatory, provocative, exaggerated and false write-ups by spitting venom against rival nations that the rulers of the respective nations could not even make efforts for establishing। देखो, जब जनता के अंदर ये सब पेपर के द्वारा फैलाया जाए, ठीक है ना, पेपर में एक तो ऑलरेडी एक दूसरे खुद के अंदर किसी भी व्यक्ति के अंदर नेशनलिज्म की भावना आपने जगा दी, ठीक है। जैसे अभी आप हमारे देश में पेपर वाले, जैसे ही मैंने बोला ना हमें क्रिकेट खेलना होता है तो पेपर वाले, न्यूज़पेपर वाले, मीडिया वाले बोलते हैं अब पाकिस्तान ने अटैक किया और क्रिकेट खेल रहा है, तो क्रिकेट के नाम पे चौकड़ी लग जाती है। लेकिन वही भारत जब हॉकी खेलता है पाकिस्तान से तो कुछ नहीं होता, वहां पे न्यूज मीडिया वालों को कुछ नहीं होता, तो वहां पे फिर गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाती, ठीक है, नतमस्तक होना पड़ता है प्रजा के सामने। तो न्यूज़पेपर ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। रोल ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ द यूरोपियन नेशंस अराउज्ड मतलब जगाया, सो मच हेट्रेड, नफरत जगाई, अमंग द पीपल विद देयर म्यूचुअल, मतलब सभी न्यूज़पेपर ने एक दूसरे के ऊपर, म्यूचुअल मतलब देखो जर्मनी के न्यूज़पेपर ने किसी और के ऊपर, जर्मनी मतलब समझ लो फ्रांस के ऊपर, ठीक है, जर्मनी ने फ्रांस के ऊपर, फॉर एग्जांपल है, फ्रांस के देश के लोगों के ऊपर, उसकी इकोनॉमी के ऊपर ऐसे म्यूचुअल एक दूसरे ने इसके बारे में लिखा और फ्रांस के न्यूज़पेपर ने इसके बारे में लिखा। डिरोगेटरी मतलब खराब, प्रोवोकेटिव मतलब सामने वाला प्रोवोक हो जाए, एग्जैजरेटेड बड़ा चढ़ा के लिखना, और फॉल्स राइटअप्स मतलब खराब झूठी बातें लिखी गई। बाय स्पीटिंग वेनम, स्पीटिंग वेनम मतलब जहर उगलना, अगेंस्ट राइवल नेशंस दैट द रूलर्स ऑफ रिस्पेक्टिव नेशंस कुडंट इवन मेक एफर्ट्स फॉर एस्टैब्लिशिंग पीस, शांति की स्थापना अगर वो चाहते रूलर तो भी नहीं हो सकता था, एंड हार्मनी। फिलोसॉफी अबाउट वार, देखो
वॉर की फिलोसॉफी के बारे में अगर बात करें, द पॉलिसी ऑफ वार इज वेलफेयर टुक रूट इन यूरोप। यूरोप के अंदर ऐसा बोला गया कि युद्ध एज भलाई, युद्ध एज कल्याण। अगर जब ये दिमाग में घुसा दिया जाए किसी भी पब्लिक के अंदर युद्ध एज कल्याण, तो फिर तो क्या था, यानी ये इसका मैंने गुजराती करके दिया, फिलोसॉफी और वार, द पॉलिसी ऑफ वार इज वेलफेयर टुक रूट इन यूरोप। द जर्मन राइटर ट्रॉट्स्की, याद रखना बेटा नाम, TROTSKY, पब्लिक मैक्सिम्स लाइफ ओनली द माइटी डिजर्व्स टू लिव। क्या लिखा इसने ट्रॉट्स्की ने, मतलब जो बड़ा है, जो डिजर्व करता है, जो जीतेगा दूसरों को हराएगा, वही जिंदा रहने के लायक है। यार बहुत बड़ी बात लिख दी इसने, ओनली द माइटी, मतलब कि अगर आपकी बात करूं तो गरीब लोगों को, अगर ऐसे नॉर्मली ये लाइन मेरे को पढ़ाना है, नॉर्मली गरीब लोगों को जीने का अधिकार नहीं है, ऐसा बोलना चाहता है। ये देश के संदर्भ में है, डिजर्व टू लिव, मतलब ये देश के संदर्भ में, अगर जो देश स्ट्रांग रहेगा वो जीतेगा। ये एक लाइन मैक्सिम्स, मतलब ऐसे लाइन बनाए। वार अलोन इज द नेशनल लीड। फिर उसने दूसरा क्या लिखा बेटा, वॉर अलोन, युद्ध एज कल्याण, अलोन इज द नेशनल नीड, यानी युद्ध के बिना, अब युद्ध पूरे देश का, वॉर अलोन इज द, इसका पूरा ट्रांसलेट नहीं किया, मुझे आता है, वो तो आप समझ गए हो, आधे घंटे से मेरा वीडियो देख रहे हो। युद्ध के बिना कुछ नहीं होने वाला है ना। नेस्जे द जर्मन राइटर एक्सप्रेड वार एज अ सैक्रेड वर्क। अब ये देखो, एक जर्मन राइटर दूसरा था, ये एक ट्रॉट्स्की था, ये भी एक जनरल राइटर था। अब NIETSCHE नेस्जे, ये भी एक जर्मन राइटर था, उसने क्या बोला, वॉर एक पवित्र काम है। क्या है, वॉर एक पवित्र काम है। बोलो इनका क्या ही बोले। तो फिलोसॉफी अबाउट वार, द पॉलिसी ऑफ वार इज वेलफेयर इज टुक रूट इन यूरोप। द जर्मन राइटर ट्रॉट्स्की पब्लिश मैक्सिम लाइक्स ओनली द माइटी डिजर्व टू लिव एंड वॉर अलोन इज द, इसने ये दो लाइन लिखी है ना। जैसे हमने, आपको पता है ना, भारत भी जब लड़ रहा था तभी हमने भी मैक्सिम्स लिखे थे, ठीक है ना। साइमन गो बैक, आप पढ़े हो, इसको भी एक मैक्सिम बोलते हैं, साइमन गो बैक। ऐसे बहुत सारे थे हमने लाइन्स, ऐसे इसको मैक्सिम बोला जाता है, ऐसे जस्ट एग्जाम्पल, बराबर है। हम आगे बढ़ रहे हैं, और नेस्जे ने क्या लिखा, जो वॉर है वो एक पवित्र काम है। क्या बात है, इनकी तो सोच को भी मतलब ऐसे सलाम करने की इच्छा हो जाती है कभी कभी। इनको लड़ी लेना था, समझ रहे हो ना आप, समझ रहे हो, समझ रहा है बेटा, तू समझ रहा है ना बेटा, सुन रहा है ना तू। अब देखो एक फाइनल, जैसे आखिरी कील मारनी होती है ना, वो आखिरी कील लग गई। देखो युद्ध, सबको युद्ध करना था और सबको जो चाहिए था वो मिल गया। कैसे, ऑस्ट्रेलिया नहीं है बेटा, आगे ना मैं रिपीट कर रहा हूं, ये ऑस्ट्रिया है ना, टाइपिंग में मिस्टेक नहीं है। द प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया और उसकी धर्मपत्नी वेर असेसिनेटेड बाय बीइंग शॉट एट बाय अ मेंबर ऑफ सर्बियन टेररिस्ट। ये फिर तो क्या चाहिए था, दोनों ऑस्ट्रिया के प्रिंस मतलब राजकुमार बेटा, जो आगे जाके राजा बनने वाला था, राजकुमार और उसकी पत्नी, धर्मपत्नी की बात कर रहे बेटा, सगी पत्नी थी बेटा। असेसिनेटेड मतलब उनको मारा गया। कैसे मारा गया, गोली मार दी गई। किसने मारा, शॉट एट बाय अ मेंबर ऑफ सर्बियन, सर्बिया एक देश का नाम है बेटा, नहीं पता था ना तेरे को, मुझे पता था कि तुझे नहीं पता है। सर्बिया टेररिस्ट, आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम, वो आतंकवादी संगठन का नाम था ब्लैक हैंड, काला हाथ। क्या बात है, ऐसे इसलिए ऐसे लिखना क्योंकि, और कैपिटल ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, सॉरी मैं खुद ऑस्ट्रेलिया कर रहा हूं, आदत पड़ गई ना उसके साथ क्रिकेट खेलते खेलते, है ना। Austria blamed Serbia for the involvement in this act and gave an ultimatum to hand over the culprit to Austria within 40। बोला भाई बेटा, हमारे राजा को, हमारे राजकुमार को जिसने मारा है बेटा, उसको 48 घंटे में दे दो, नहीं तो बुरा हाल होगा बेटा। सर्बिया डिक्लेयर्ड इट्स इग्नोरेंस इन द मैटर। सर्बिया ने बोला भाड़ में जाओ। क्या बोला, भाड़ में जाओ, ऐसा डिक्लेयर कर दिया। विदाउट, एग्जाम में मत लिखना भाड़ में जाओ ऐसा। विदाउट लिसनिंग टू एनीथिंग फ्रॉम सर्बिया, सर्बिया से और कुछ सुना नहीं तो ऑस्ट्रेलिया ने डिक्लेयर वॉर ऑन सर्बिया। ऑस्ट्रिया बोला जा भाई तू भी बाढ़ में जा। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड बिगेन विथ दिस। मैंने बोला ना, देखो एक तो ऑलरेडी आग लगी हुई थी, तो हमारे हिंदी में और गुजराती में बोलते हैं कि आग में घी डालना, तो इसने, मैं गुजराती में लिखूंगा,
लिखूंगा आगमा घी ना खावू, ठीक है, मुझे हिंदी लिखना नहीं आता है। आग में घी डालना शायद आता भी है, पर क्या पता अभी सही है कि नहीं है। आगो में, देखो अभी ये अच्छे से नहीं लिखा ना, हिंदी में गलत है तो मुझे ऐसे ब्लेम मत करना। डा लो ना, है ना, कमेंट सेक्शन में लिखना कि हिंदी सही है कि नहीं है, हिंदी सही है कि नहीं है, कमेंट सेक्शन में डालना, ठीक है ना। ये तो बेटा गुजराती है, गुजराती सही है बेटा, है ना, ठीक है ठीक है ठीक है बेटा। प्रिंस, ये आग में घी डालना, इस ये जो इंसिडेंट था, इसने आग में घी डालने का काम किया बेटा, वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया बेटा। देख तू बेटा, बेटा देख देख 11 नंबर के पेज पे आखिरी वाला पैराग्राफ पढ़ रहा है, ठीक है, समझ रहा है ना बेटा तू। देखो, प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया एंड हिज धर्मपत्नी वेर असैसिनेटेड बाय बीइंग शॉटेड बाय अ मेंबर ऑफ सर्बियन टेररिस्ट, तू समझ रहा है ना, जिसका नाम था ब्लैक हैंड। ऑस्ट्रिया ब्लेम्ड सर्बिया फॉर द इन्वॉल्वमेंट इन द एक्ट एंड गेव एन अल्टीमेटम टू हैंड ओवर द कल्प्रिट टू ऑस्ट्रिया को बोला बेटा, ऑस्ट्रिया ने बोला सर्बिया को कि हमारे राजकुमार का जो खूनी है उसको हमें दे दे बेटा, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे तुम लोग। सर्बिया ने क्या बोला बेटा, भाड़ में जाओ। तो विदाउट लिसनिंग टू सर्बिया फ्रॉम एनीथिंग फ्रॉम सर्बिया, ऐसे मतलब सर्बिया ने कुछ जवाब नहीं दिया ज्यादा, तो फिर ऑस्ट्रिया से गुस्सा हो गया। ऑस्ट्रिया बेटा, ऑस्ट्रिया डिक्लेयर वॉर ऑन सर्बिया, और इसी के साथ मैं बोलूँ ना, मैंने पहले ही बोला था ना, पहले ही बोला था बेटा, आग में घी डाल दिया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, ठीक है। अब देखो वो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है जो शुरू हो गया है ना, वैसे मेरे को खाने का भूख लगा है, पर लेकिन ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो एकदम तकरीबन तगड़ा वाला पैराग्राफ, मैं इसको तेरे को समझ के पढ़ा के जाऊंगा बेटा, तू समझ रहा है ना, तुझे पता चल ही रहा होगा बेटा, है ना। किसके साथ पढ़ने, किसके साथ आया है, तो सिग्मा सर के साथ पढ़ने आया बेटा। आज तो पढ़ के ही जाएगा बेटा, बहुत पढ़ के जाएगा, पता है तुझे। आज ये मैं पूरा शाम तक पूरा चैप्टर अपलोड कर दूंगा, और भी बहुत कुछ अपलोड करूंगा, टेंशन मत ले बेटा तू। सिग्मा सर के साथ पढ़ने आया है, पूरी दुनिया को मैं सबको बता देना कि दूसरे नंबर का चैप्टर तूने सिग्मा सर से पढ़ा था। सुन रहा है ना बेटा तू, किसके साथ पढ़ा था बेटा तूने, सिग्मा सर के साथ। और तेरे को टारगेट देता हूं बेटा, 5 बच्चों को बेटा सब्सक्राइब करवा देना, तो खुद कर देना, बेल आइकॉन भी दबा देना, अच्छे अच्छे वीडियो में अपलोड करता रहूंगा बेटा तेरे लिए। तू समझ रहा है ना, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समझ रहा है बेटा, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 24 नेशंस। देखो अभी यहाँ पे 2 ग्रुप हो गए बेटा, इधर पे मैं बता देता हूं तेरे को, एक एलिड नेशन है, कुछ लोग इसको एलाइड नेशन बोलते बेटा, है ना, बुद्धि वगैरह के होते हैं बेटा, मैं बता दूं तेरे को, है ना। एक साइड पे क्या था बेटा, एलिड नेशंस, क्या था बेटा, पतली पेन लूंगा तो तेरे को दिखाएगा बेटा, एक साइड पे क्या था बेटा, एलिड नेशंस थे। देख इसको मैं पतली पेन लेके इसको मैं काला काला कर देता हूं, तू समझ रहा है ना बेटा, तेरे को शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मुझे बाद में बताना है ना तू। एक साइड पे क्या था बेटा, एलिड नेशन था बेटा, दूसरी साइड क्या था बेटा, देखिए रहा, एक साइड पे एलिड नेशन, दूसरी साइड पे एक्सिस नेशन था बेटा। क्या था, यानी 2 ग्रुप के नाम थे, है ना, ऐसे बिच्छू गैंग और डॉगी गैंग ऐसे होता है ना, गैंग समझ, ईगल और बिच्छू गैंग, ईगल गैंग ऐसे गैंग नहीं बनाते अपन, ईगल गैंग का मेंबर है, ये बिच्छू गैंग का मेंबर है अपन, ऐसे 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 करके बेटा, समझ रहा है ना तू समझ रहा है ना बेटा, ऐसे 2 गैंग आ गई। देख फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या आ गया बेटा, एक एलिड नेशंस आ गए, एक एक्सिस नेशंस आ गए, ठीक है ना। अब एलिड नेशंस को 24 देशों का सपोर्ट था, एक्सिस नेशंस को 4 देशों का। आपके हिसाब से ये अभी कमजोर है ना, गलती मत करियो बेटा, बड़े स्ट्रांग है बेटा ये। इनिशियली जर्मनी मेड नॉट वर्दी विक्ट्रीज इन यूरोप, ठीक है ना, समझ रहा है तू। जर्मनी ने क्या किया, यूरोप के अंदर मतलब ऐसे आग लगा दी, उसने क्या बर्बाद कर दिया, फ्रेंच आर्मी को बर्बाद कर दिया। क्या बात है बेटा, यूरोप में हालत बिगाड़ दी, जर्मनी अपना आग लगा रहा है बेटा, वेनम भाई साहब, मतलब जर्मनी। भूल गया ना तू, भूल गया तू भूल गया है, मैं मुझे पता था बेटा तू भूल गया है, मैंने तुझे पहले ही बोला था। ये जो जर्मनी रूलर था, भूल गया तू, इसका नाम क्या था, कैजर विलियम चीफ, KAIZER, नहीं भूलना था ना बेटा, कैजर विलियम, सुन रहा है ना तू, ठीक है, समझ रहा है तू। इट रूइंड, जर्मनी ने फ्रेंच आर्मी की हालत बिगाड़ दी। इट फॉट मैनी सबमरीन वॉर्स, सबमरीन मतलब बेटा देखो ये पानी है, पानी के अंदर पनडुब्बी बोलते हैं उसको, पानी के अंदर जाके लड़ती है सबमरीन बेटा। एंड डिस्ट्रॉयड द शिप्स ऑफ एलिड नेशंस, मतलब क्या, जर्मनी जो 4 देश थे उसमें ये एक था बेटा, तू समझ रहा है ना, तेरे को समझना बड़ा जरूरी है बेटा, है ना। धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं बेटा,
कोई डाउट है बेटा? नहीं होना चाहिए बेटा, समझ रहा है तू? एक्सिस डिस्ट्रॉयड द शिप्स ऑफ एलिड नेशंस, मैनी सोल्जर्स एंड सिविलियंस डाइड बिकॉज ऑफ टैंक्स एंड पॉइजनस गैसेस। काफी सारे देखो, सोल्जर्स मरना और सिविलियंस मतलब नॉर्मल जो मैन होते हैं जिनको लड़ाई से कुछ लेन देन नहीं है, वो लोग मरे जस्ट बिकॉज ऑफ टैंक्स एंड पॉइजनस गैसेस। इन 1917 द रशियन रिवॉल्यूशन, रशियन क्रांति शुरू हो गई है बेटा। 1917 में रशियन क्रांति शुरू हो गई। सो रसिया विड्रू फ्रॉम द वॉर, रसिया ने बोला मेरे को नहीं लड़ना। अब मेरे घर में जब लड़ाई हो रही है, बोल्शेविक क्रांति हो रही है, हम अंदर अंदर झगड़ रहे हैं, हमें वर्ल्ड वॉर नहीं करना, जा मैं तुम लोग चीटिंग करते हो, ठीक है, समझ रहे हो, तो इसको नहीं लड़ना अभी। जर्मनी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एट दिस टाइम। अब ये देखो 4 देश, यहाँ पे 24 देश, 4 देश यहाँ पे 24 देश, लेकिन जर्मनी इधर पे और ये बहुत स्ट्रांग हो गया, देखो समझो, बराबर है। इट मैनेज टू ड्रॉन एन अमेरिकन स्टीमर लुटिसानिया। अब इसने क्या किया पता है? गलती कर दी बेटा। क्या कर दी इसने? युद्ध में, अमेरिका अभी तक यहां पे था नहीं बेटा युद्ध में, फिर भी अमेरिका का जो एक स्टीमर था ल्यूसिटानिया, इसको इसने डुबो दिया, जहां पे 147 अमेरिकन सोल्जर्स मर गए। परिणाम स्वरूप अमेरिका ज्वाइन द एलिड नेशंस। अब अमेरिका आ गया इधर पे, ऑलरेडी 24 देश थे बेटा, ठीक है, इन अप्रैल 17। और देखो रसिया निकल चुका है, रसिया 1917 में ही निकला था, और अमेरिका आया अप्रैल, कब आया? ए फॉर अमेरिका, अप्रैल फॉर ए फॉर अमेरिका, ए फॉर अप्रैल, अप्रैल जब रसिया छोड़ के गया तभी आ गया अमेरिका, ठीक है, तू समझ रहा है ना बेटा? विद दैट कंट्रीज लाइक पनामा, ग्रीस, क्यूबा, चाइना एंड बेटा सियाम, ठीक है ना, सियाम ज्वाइंट। देखो ऑलरेडी 24 थे, अमेरिका की एंट्री हुई, उसके साथ बेटा देख तू एंट्री देख इधर पे है ना, पनामा आ गया, ग्रीस आ गया, ठीक है ना। वो 24 देश का नाम लिखो ना सर, बेटा नहीं दिया गया है, क्यों याद करना है तेरे को, पागल हो गया बेटा, है ना, डापन क्यों करता है? जितना बुक में लिखा है ना उतना ही। वैसे वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में और जानना है तो हर जगह से लेके आ बेटा बुक, है ना, पूरा समझ रहे हो। तो ये सब एलिड नेशन को, थस एलिड नेशंस बिकेम स्ट्रॉन्गर। जर्मनी स्ट्रॉन्ग था, ये ग्रुप स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अब तो यहाँ पे क्या प्लस 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 बहुत कुछ हो रहा है, समझ रहे हो। जर्मन आर्मी कुड नॉट विथस्टैंड द अमेरिकन ट्रूप्स। ये जो अभी अमेरिका की तुम हरी करोगे तो वो भी तुम्हारी पत्थर ठोकेगा ना, ऐसे हो गया बेटा, तो वो लोग की औकात के बाहर चला गया। द होल पोजिशन ऑफ द वार चेंज, वार बदल गया। बल्गेरिया इन सितंबर, अब देखो क्या हो गया, इधर पे बल्गेरिया भी आ रहा है, इधर पे देखो, अभी देखो बल्गेरिया भी आ गया, ये बल्गेरिया कब आया बेटा? सितंबर। बल्गेरिया कब आया बेटा? इधर पे सितंबर में बल्गेरिया आया, वही 1 साल बाद बेटा, ये 1918 में हुआ था, ठीक है। अब ये 1918 में हुआ था, अब 1917 में हुआ था, 1918 के अंदर बल्गेरिया आया, ठीक है, सितंबर में, और तुर्की और ऑस्ट्रेलिया अक्टूबर में आए, ज्वाइन द एलिड नेशंस, ठीक है। द जर्मन लीडर केजर एब्डिक्टेड हिज पोजीशन, ये जो केजर था वो छोड़ के भाग गया और अपनी जगह खाली करके सब छोड़ के भाग गया। जर्मनी सरेंडर टू एलिड नेशंस ऑन नवंबर 11 एंड साइंड अ सीज फायर ट्रीटी। सीज फायर मतलब अब वो फायर कुछ करेगा नहीं, एक संधि को साइन किया, ठीक है, समझ रहे हो आप। उसने एक सीज फायर ट्रीटी को साइन किया, ठीक है, एंड वॉर कम टू एन एंड, और युद्ध यहीं पे अंत हुआ, ठीक है ना, समझ रहे हो। मैं फिर से ये पैराग्राफ समझा देता हूं बेटा, ठीक है, बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है। उसके बाद में जो उसका आगे वाला पोर्शन है, इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर, इमीडिएट इफेक्ट और बाकी सब चीजें हम बाद में करते रहेंगे, ठीक है ना। तू समझ रहा है ना बेटा? सुन रहा है ना तू, पढ़ा रहा हूं मैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 24 नेशन एलिड, 24 देश थे वो एलिड नेशंस के साथ थे, और 4 नेशंस एक्सिस नेशंस के साथ। अब पता चल गया तुझे जर्मनी कहां पे गया था, एक्सिस नेशंस में था, सिर्फ 4 कंट्री थी। मेड नॉट वर्दी विक्ट्रीज इन यूरोप, फ्रांस की हालत बिगाड़ दी थी उसने, फ्रेंच आर्मी की। रूइंड मतलब बर्बाद कर देना। इट फॉट मैनी सबमरीन वॉर्स मतलब पानी के नीचे, एंड डिस्ट्रॉयड द शिप्स ऑफ एलिड नेशंस। मैनी सोल्जर्स एंड सिविलियंस डाइड बिकॉज ऑफ टैंक्स एंड पॉइजनस गैसेस। इन 1970 रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड। रसिया बोला अब मैं चीटिंग कर रहा हूं बेटा, मैं नहीं लड़ूंगा, तुम लोग भी चीटिंग कर रहे हो। जर्मनी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एट दिस टाइम। 1970 में जर्मनी बड़ा स्ट्रॉन्ग था। उसने अमेरिका की एक स्टीमर को डुबा दिया, ड्रॉन कर दिया, जिसका नाम था लुसिटानिया, जिसके अंदर 147
हाँ 147 याद रखना बेटा तू, अमेरिकन सोल्जर्स मर गए, परिणाम स्वरूप अमेरिका भी एलिड नेशंस के साथ आ गया फॉर द वार इन अप्रैल, ए फॉर अमेरिका, अप्रैल फॉर ए फॉर अमेरिका 1970 में। इसके साथ कंट्रीज लाइक पनामा, PGCCS, पनामा, ग्रीस, क्यूबा, चाइना, सियाम ज्वाइंट एलिड नेशंस। दस द एलिड नेशंस स्ट्रांग हो गए, जर्मन की औकात से बाहर हो गया ये सब। द होल पोजीशन ऑफ द वार चेंज हो गया। बल्गेरिया सितंबर 1918 में आया, तुर्की और ऑस्ट्रेलिया अक्टूबर 1980 में आया और एलिड नेशंस के साथ। और जैसे जैसे देश बढ़ते गए वैसे वैसे वो जो जर्मन का लीडर था केजर विलियम अपनी जगह छोड़ के एक ही महीने के बाद, यानी कि ये लोग बोल रहे हैं 11 नवंबर में अपनी जगह छोड़ के भाग गया और इसी के साथ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ। दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। हम आगे का वीडियो बाद में अपलोड